गुलाम खाने ले जाए जाने वाले हर गुलाम का पूरा ब्यौरा कागजों पर लिखकर बही खातों में दर्ज किया जाता था। इस विवरण का उपयोग उस समय किया जाता था जब गुलामों को बेचा जाना हो। शिजा को जब मंच पर ले जाया गया तो उसके साथ उसके विवरण वाला बही खाता भी मंच पर भेजा गया। पिंदा नीलामी की कार्रवाई के दौरान इस विवरण को जोर से पढ़कर लोगों को सुनाया करता था। शिजा को मंच पर लगभग पटकते हुए उसने बहुत जोश से उसके विवरण का बही खाता उठाया और पढ़ना शुरू किया, लेकिन दूसरे गुलामों के विवरण की तरह जोर से नहीं। वो धीरे से बड़बड़ाते हुए पढ़ने लगा। बही खाते को उलट पुलट कर उसने एक चमड़े का पत्र निकाला। इसे शिजा के रिश्तेदारों से भरवाया गया था। हर गुलाम के बेचने वालों से ये पत्र भरवाया जाता था। पिंदा ने पहरेदार की ओर देखा और फिर मुख्य पहरेदार की तरफ। शिजा अब तक बेची गई हर लड़की से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसे गुलाम खाने में लाए हुए अभी बमुश्किल 1 हफ्ता ही हुआ था। आमतौर पर इतने नए गुलाम को बेचा नहीं जाता था। बेचने से पहले गुलामों को प्रताड़ित करके उनके मनोबल को कुचल दिया जाता था, ताकि वो कभी भी भागने या हुक्म ना मानने जैसी गुस्ताखियां करने के बारे में ना सोचें। पिंदा ने अपने साथियों को इशारा करते हुए मंच के नीचे मौजूद लोगों से कहा, माफ करें दोस्तों, मुझे कुछ और कागज लाने होंगे। जब तक मैं मंच के पीछे से बुलाता हूँ, आप इस नजारे का लुत्फ उठाइए। इतना कहकर पिंदा ने अपने गंदे दांतों के साथ शिजा को एक डरावनी मुस्कुराहट दी। इस बात ने शिजा को असहज महसूस करवाया। पिंदा ने शिजा को मंच के बीचों बीच खड़ा किया और कूदकर मुख्य पहरेदार से बात करने के लिए मंच के पीछे पहुंच गया। 2 पहरेदारों को मंच पर भेज दिया गया ताकि वो शिजा पर नजर रखें। शिजा सैकड़ों घूरती आंखों की शिकार बनकर वहीं मंच पर खड़ी रह गई। अब तक उसने हर समय बहादुर बनने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो वाकई डर गई थी और उस पिंदा का हाथ काटने पर पछता रही थी। पिंदा की आंखों में देखकर वो जान चुकी थी कि वो उस पर कोई रहम नहीं करेगा, बल्कि जितना ज्यादा हो सकेगा शिजा को उतना बेइज्जत करेगा। हो सकता था कि वो उसके सारे कपड़े उतारकर उसे भीड़ के सामने मंच पर खड़ी कर दे। ये भी हो सकता था कि उस हालत में पिंदा शिजा को उस अय्याश लोगों की भीड़ में फेंक दे। और फिर शिजा का क्या होगा? ये सोचकर उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। शिजा जानती थी कि गुलाम खाने में उसके आने का समय दर्ज किया गया था। अब तक वो सोच रही थी कि भला पहरेदारों को कैसे पता लगेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि गुलाम के रिश्तेदारों का सहमति पत्र तारीख के साथ जमा किया जाता था। इस नई जानकारी ने उसे उस स्थिति में डाल दिया जहां पहरेदार उसे वापस गुलाम खाने ले जा सकते थे, और वहां ले जाए जाने पर पहले गुलाम खाने का दारोगा और फिर ये पिंदा उसके साथ क्या करते, ये सोचकर उसकी रूह सिहर उठी। लेकिन शायद इस सब से कुछ ज्यादा ही बुरा उसका इंतजार कर रहा था। उसे मंच के पीछे हो रही बहस सुनाई दी। पिंदा कह रहा था, क्या आपको यकीन है कि हम उसे बेच सकते हैं? क्या नियम ये नहीं कहते कि जब तक गुलामों को कायदे सिखाना दिए जाएं, तब तक नए गुलामों को नहीं बेचा जा सकता? इस बात का जवाब देते हुए काले कपड़ों वाले मुख्य पहरेदार ने कहा, इस लड़की का नाम आज नीलाम होने वाले गुलामों के नामों में था ना। इसका एक ही मतलब है कि दारोगा साहब ने इसे सबक सिखाकर ठीक कर दिया होगा। तुम तो जानते ही हो कि नीलामी वाले नाम वो खुद तय करते हैं। पहरेदारों के लिखे नामों में से जो उन्हें ठीक नहीं लगता, उसे दारोगा साहब काट देते हैं और तभी वो नाम बही खाते वाले कमरे में जाते हैं। पिंदा इस जवाब से आश्वस्त नहीं हुआ। उसने पूछा, दारोगा साहब तो इस हफ्ते किसी काम से बाहर गए थे ना, फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गड़बड़ है? मुख्य पहरेदार ने कुछ देर रुककर फिर जवाब दिया, हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे, फिक्र मत करो। हम तो कायदों और हुक्मों को सुन रहे हैं और जैसा कहा गया है वैसा ही कर रहे हैं। आदेशों का पालन कर रहे हैं। लड़की का नाम लिखा है, मतलब इसे बेचना ही है। ऐसा करो, अगर तुम्हें कोई शक है तो इसे सस्ते में बेच दो। अगर ये कोई गड़बड़ करेगी भी तो सस्ती चीज के लिए कोई हंगामा नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा इसका मालिक परेशान होकर इसे घर से निकाल देगा, लेकिन शिकायत गुलाम खाने तक नहीं आएगी।
पिंदा इस बात से थोड़ा शांत हुआ और बोला, इतनी बला की हसीन लड़की सस्ते में बेचेंगे तो कोई शक नहीं करेगा। मुख्य पहरेदार ने कुछ देर सोचा, साथ ही पहरेदारों से सलाह मशवरा किया और जवाब दिया, देखो, तुम आम नीलामियों की तरह ही ये नीलामी करो। कीमत कम हो तो भी हम ले लेंगे और अच्छी मिली तो भी, चाहे कुछ भी हो, हम इसे वापस गुलाम खाने नहीं ले जाएंगे। और अगर कहीं कोई गड़बड़ जैसी बात हुई भी है तो बिकी हुई गुलाम के कागज कोई देखेगा ही नहीं, तो बात यहीं ढक जाएगी। मुख्य पहरेदार की बात से पूरी तरह आश्वस्त होकर पिंदा बोला, ठीक है, ऐसा ही करते हैं, लेकिन इस साली का मैं वो हाल करूंगा कि मरते दम तक याद रखेगी कि पिंदा खान की उंगलियां काटी थीं। मुख्य पहरेदार ने चेताते हुए कहा। मुख्य पहरेदार ने पिंदा को चर्म पत्र वापस देते हुए मंच पर जाने का इशारा किया। ये बातें सुनकर शिजा समझ चुकी थी कि अब उस पर कयामत टूटने वाली थी। जब पिंदा मंच पर वापस आया तो उसने एक नफरत भरी नजर शिजा के चेहरे पर डाली और कहा, मैं देख रहा हूं कि आप में से काफी लोगों की निगाहें यहाँ खड़ी इस सुंदर लड़की पर हैं। क्या आप इसे अपने साथ घर नहीं ले जाना चाहेंगे? एक नजर देखिए तो सही। इतना कहते हुए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पिंदा ने शिजा की अधखुली चोटी को खोल दिया। उसके लंबे घने भूरे बाल उसके चेहरे के आसपास बिखर गए। अब कमर तक उसके बाल लहरा रहे थे। इन बालों ने शिजा की खूबसूरती और बढ़ा दी थी। पिंदा बोला, देखिए इसकी जुल्फों को। जैसे ही पिंदा ने शिजा के बालों को छुआ, शिजा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बार वो डर की वजह से आज्ञाकारी थी। पिंदा ने आगे कहा, देखिए इसे कितनी चिकनी है। सोचिए, आपके घर में, आपके कमरे में आप इस लड़की को धक्का देकर बिस्तर पर गिरा देते हैं। मौजूद लोग उत्साह से तालियां और सीटियां बजाने लगे। भीड़ के शांत होने पर पिंदा फिर से चिल्लाकर बोला, सोचिए कि इसके नाजुक पैर आपकी कमर पर लिपटे हैं और इसकी पायल छन छन आवाज कर रही है। पिंदा के इतना कहते ही मंच के पास खड़े लोगों ने आहें भरना शुरू कर दिया और पीछे खड़े लोग बातों को साफ साफ सुनने के लिए अपनी अपनी जगह से खिसक कर आगे आने लग गए। पिंदा ने आगे कहा, देखिए इसके मुलायम गाल और गुलाबी होंठ और इसकी सुराहीदार गर्दन और नाजुक सी कमर, और इन दोनों के बीच में अपनी बात बीच में रोककर पिंदा ने एक ठहाका लगाया और मौजूद भीड़ पूरी तरह से शिजा के बदन को ताड़ने लगी। शिजा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो रो पड़ी। इतनी खूबसूरत लड़की नीलामी में पहले कभी नहीं आई थी और सभी उसे खरीदना चाहते थे, और जो दाम नहीं चुका सकते थे वो देख देख कर ही लुत्फ उठाना चाहते थे। पिंदा की गंदी सोच जहां तक जा सकती थी, उसने वो सारी भद्दी और गंदी टिप्पणियां शिजा के शरीर के बारे में कर डाली। पहले कभी किसी गुलाम के बारे में उसने इतनी बातें नहीं की थी। साफ था कि वो शिजा को बेइज्जत करना चाहता था। शिजा ने कोशिश की कि वो ना सुने, लेकिन ये बातें इतनी घिनौनी थीं कि शिजा की रुलाई फूट पड़ी। पिंदा को कोई शर्म नहीं थी, और ना ही उन लोगों को जिन्होंने अब मंच को घेर लिया था और पिंदा की अश्लील बातों को और आसानी से सुनने के लिए आगे झुक गए थे। पिंदा का हाथ अभी भी शिजा के बालों को छू रहा था। पिंदा ने आगे बोलना शुरू किया, इस कुंवारी अनछुई कोमल लड़की का पहला मजा लेने वाले आप हो सकते हैं। सोचिए, आपकी बाहों में ये कितनी कमाल की लगेगी। आप इसे खरीद के इसके साथ जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं। ये गुलाम आपका हुक्म मानेगी। इतना कहते हुए पिंदा ने शिजा के बालों को जोर से खींचा। दर्द से शिजा का चेहरा लाल हो गया और आसमान की ओर उठ गया। इस वक्त काले काले बादल आसमान में छा चुके थे। दिन में शाम जैसा मौसम हो गया था। घने जंगल के कारण अंधेरा सा लगने लगा था। इसी वक्त शिजा के कानों में अपनी नीलामी की पहली बोली पड़ी, 50 सोने के सिक्के। कोई कुछ कहता, उसके पहले ही दूसरी आवाज गूंजी, 100 सोने के सिक्के। भीड़ में ऐसे बहुत से लोग थे
जो शिजा को खरीदने के लिए उत्सुक थे। पिंदा ने शिजा के बाल छोड़ दिए। उसने मंच के सामने देखा, आंखों में गंदी भूख लिए बहुत से लोग सिक्कों की पोटलियां लहराते बोली लगाने को तैयार थे। धूसर कपड़ों में एक आदमी, जिसकी आंखों का रंग लाल था, यानी वो एक पिशाच था, लगभग मंच के पास आकर चिल्लाया, अरे इसके लिए मैं कोई भी कीमत दूंगा, मेरी तरफ से 200 सोने के सिक्के। शिजा बहुत डरी हुई थी। उसके दिल की धड़कन हर बोली के साथ बढ़ रही थी। ये पिशाच जिसने 200 सोने के सिक्कों की बोली लगाई थी बहुत डरावना था, लेकिन बोली यही नहीं रुकी। शिजा की कीमत बढ़ती चली गई और शिजा ने देखा कि उसे खरीदने के इच्छुक लोगों में सिर्फ आदमी ही नहीं, औरतें भी थीं। अपनी पोशाक और आंखों से पिशाच लगने वाली एक औरत ने शिजा की कीमत 800 सोने के सिक्कों के बराबर रखी थी, लेकिन तभी भूरे रंग के कपड़ों वाले एक आदमी ने उस बोली को 1000 सोने के सिक्कों तक बढ़ा दिया। लाचार शिजा की आंखें भीड़ में एक जोड़ी गहरी लाल आंखों पर पड़ी। ये नजरें उसे ही घूर रही थी। इन नजरों में भद्दापन या दरिंदगी नहीं थी। शिजा की आंखें बस इन आंखों में बंद गईं। उसने ना चेहरे को गौर से देखा, ना हुलिया। उसे बस ये लगा कि ये आंखें शालीन और सभ्य लगती थी, और उसने मन ही मन दुआ की कि अगर कोई उसे खरीद रहा है तो वो यही आदमी हो। तभी पिंदा की आवाज गूंजी, दोस्तों, बोली को ऊपर ले जाने के लिए कोई खूबसूरत नजारा देखना जरूरी है ना? तो चलो तुम्हें इसकी खूबसूरती नजदीक से दिखाता हूँ, ताकि पता चले कि ये चिड़िया आपको और कितना लुभा सकती है। इतना कहकर पिंदा ने शिजा की तरफ देखा। शिजा उसके शब्दों का मन ही मन अर्थ लगाने लगी। डर के कारण उसकी जबान सूखने लगी थी। पिंदा सरेआम शिजा के कपड़े उतार सकता था। ये सोचकर ही उसका दिल शर्म से बैठ गया। इस वक्त वो फूट फूट कर रोना चाहती थी। अपने साथ ऐसा होने की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शिजा बहुत मजबूर, लाचार और अकेली महसूस कर रही थी। किसी शिकारी के जाल में फंसी चिड़िया सी वो मासूम फड़फड़ा रही थी, और उसकी बेबसी पर पिंदा ठहाके लगा रहा था। पिंदा ने खींचकर शिजा को अपने सामने खड़ा किया और अपने दोनों हाथ उसकी कमर में डाल दिए। शिजा घिन और दुख से तड़प उठी। वो बहुत असुरक्षित और घिरी हुई महसूस कर रही थी, लेकिन चाहकर भी इस आदमी का प्रतिरोध नहीं कर सकती थी। शिजा अपने रब को याद करके खामोशी से प्रार्थना करने लगी, मेरे रब, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमेशा माँ की सिखाई मुताबिक विनम्र और दयालु रही हूँ, ताकि मेरे से किसी के दिल को ठेस न पहुँचे। मानती हूँ कि बोलने से पहले कभी कभी सोचती नहीं हूँ, और हाँ, गांव के बाग से फल चुरा कर जरूर खाए हैं, लेकिन क्या ये इतना बड़ा गलत काम है कि उसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी? शिजा मन ही मन प्रार्थना कर ही रही थी कि पिंदा ने उसे छोड़ा और उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपना हाथ शिजा के कंधों पर रखा और उसकी पोशाक को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। डर और शर्म से शिजा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका रोना बढ़ गया। उसके रोने से गुस्सा होकर पिंदा ने उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, जिससे शिजा के होंठ के किनारे से खून बहने लगा। पिंदा हंसा और उसकी लिसलिसी उंगलियां रेंगती हुई शिजा की पोशाक को उसके कंधों से खिसकाने लगी। शिजा की बच निकलने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। ठीक इसी वक्त एक आवाज गूंजी, 5000 सोने के सिक्के। एकदम से माहौल में शांति छा गई और सब निगाहें बोली लगाने वाले की तरफ घूम गई। एक गुलाम के लिए 5000 सोने के सिक्के एक बहुत बड़ी रकम थी। कभी कभी 2000 तक की बोली भी लगाई जाती थी, मगर वो भी साल 2 साल में एक बार। 5000 सोने के सिक्के, ये रकम वाकई बहुत ज्यादा थी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर कोई देखना चाहता था कि आखिर किसने इतनी भारी बोली लगाई थी, क्योंकि इतनी बड़ी रकम का एक मुश्त भुगतान कर पाना आम अमीरों के लिए भी मुश्किल होता। शिजा खुद हैरान थी कि इतनी बड़ी कीमत देकर उसे खरीदने वाला आखिर कौन था।
पिंदा खुद घबरा सा गया। शिजा के कंधे पर से उसका हाथ अपने आप उठा और शिजा को अपनी गिरफ्त से आजाद करता हुआ पिंदा के कमरबंद पर आ रुका। पिंदा ने अपना कमरबंद थोड़ा ढीला किया और चारों तरफ उत्सुकता से देखने लगा। वो तो अभी इस लड़की को जी भर के जलील भी नहीं कर पाया था और उसके पहले ही किसी ने इतनी बड़ी रकम की बोली लगा दी थी कि शायद ही कोई उससे ऊपर की बोली लगा पाता। अचानक भीड़ दो तरफ बंटने लगी। मंच के ठीक लाखों इंडियंस खेल रहे हैं पोकरबाजी ऐप पर। आपको किसका इंतजार है? प्ले ऑन इंडियाज बिगेस्ट पोकर प्लेटफॉर्म एंड स्टार्ट विनिंग बिग। डाउनलोड द ऐप from pokerbazi.com now. See you at the tables. This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. मंच के ठीक सामने भीड़ के बीचों बीच लोगों के दाएं बाएं हटने से रास्ता बन गया। विलायती नीले सूट में एक लंबा चौड़े कंधों वाला खूबसूरत जवान आदमी आगे बढ़ा। इस आदमी के सिर पर एक बड़ा सा छाता था जिसे उसके सहायक ने पकड़ा हुआ था। ये देखने में बहुत सभ्य, साफ सुथरा और काफी हद तक चुंबक जैसा था। हर औरत उसे पलट पलट कर देख रही थी। इस आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला और सिक्कों की पोटली निकालकर हवा में उछालते हुए मंच पर पिंदा की ओर फेंकी, जिसे पिंदा ने लपक कर पकड़ लिया।